नमस्कार आप सभी को। आज की जो वीडियो है और आगे आने वाले 3 दिन की जो वीडियो रहेंगी वो हमारी नॉर्सेट सीरीज के साथ साथ जो है केजीएमयू की वीडियोस भी रहेंगी। या क्योंकि 26 को जैसे कि केजीएमयू का पेपर आने वाला है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आपको रूबरू कराऊं, ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्ड हो और आपका टाइम वेस्टेज ना हो और आप जो है एक बार ही वीडियो देखते देखते मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चंस कर पाएं। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो कि केजीएमयू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस रहेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पेपर के बेस पे वो क्वेश्चन सारे रहेंगे। तो जो जो बच्चे केजीएमयू का पेपर देने वाले हैं, डोंट मिस द मिस दिस 3 डेज क्वेश्चन सीरीज, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं कम टाइम में, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको कुछ नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें से कौन से मेथड से स्टरलाइज नहीं करते हैं? कूलिंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ऑन एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो हमारे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम बी बॉइलिंग से नहीं स्टरलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके एजेस हो जाते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं। ब्लंट एजेस जो है वो बॉइलिंग से कॉज हो जाते हैं, जिससे कि जो इंस्ट्रूमेंट का काम जो वो कर रहे थे वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो बी राइट आंसर होगा बॉइलिंग। Next, which of the following colored container must be used for discarding human anatomical waste in hospital? Human anatomical waste या फिर कोई भी जो है बॉडी का कटा हुआ पार्ट, ये कौन से बैग में जाता है? और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आपके केजीएमयू में आप पक्का क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे है येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। ये येलो बैग में जाता है। येलो बैग में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा, प्लस उसके अलावा जो भी गॉज होंगे, ड्रेसिंग मटेरियल होगा, ये सारा जो है येलो में जाएगा। और ये जो येलो बैग होता है इसका फाइनल क्या रहता है? इंसिनरेट होता है ये। इसको जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जला दिया जाता है। तो इसमें कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक के जलने से फ्यूम्स रिलीज होती हैं जो कि डेंजरस होती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे प्लेसेंटा पूछ लेते हैं कि प्लेसेंटा किस में जाएगा, या कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि एम्प्यूटेट किया है तो एम्प्यूटेटेड भाग कौन से बैग में जाएगा? ये सारा येलो बैग में जाएगा। उसके अलावा पट्टियां, ड्रेसिंग वगैरह ये येलो में जाएगा। रेड में जाता है हमारा प्लास्टिक ट्यूबिंग्स वगैरह, ठीक है, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, बॉटल्स, ये सारी हमारी रेड बैग में जाती हैं। ब्लू बैग में ब्लू हार्ड कार्ड बॉक्स होता है, जिसमें कि हमारे एम्प्यूल्स जाती हैं, ब्रोकन एम्प्यूल्स जाती हैं। और ब्लैक में हमारा जनरल वेस्ट जाता है। उसके अलावा एक हमारा क्या है, वाइट बैग होता है, वाइट कंटेनर होता है, जिसमें कि हमारे शार्प्स, निडल्स सब कुछ जाता है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट की जो है गाइडलाइंस के तहत है कि किस बैग में क्या जाता है। नेक्स्ट, ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इज नोन एज। कि जो है लगातार जो है रेट और गहराई बढ़ रही है रेस्पिरेशन की, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, कॉस्मोल्स रेस्पिरेशंस एंड काइनस्टॉक। यहाँ पे जो है ये हाइपरवेंटिलेशन कहलाता है। हाइपरवेंटिलेशन का यही मतलब है कि जो सांस लिए जा रहे हो गहरी गहरी और तेज तेज जो है सांस ली जा रही है, दैट इज हाइपरवेंटिलेशन। तो ए राइट आंसर रहेगा हाइपर। Next, the nurse in charge is assessing a patient's abdomen. Which examination technique should the nurse use first? एब्डोमेन को असेस करते हुए कौन सी टेक्निक सबसे पहले लेनी है? अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन एंड इंस्पेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्ट करके देखना है, ओवरऑल जो है ओवरलुक करके देखना है, ऑब्जर्व करके देखना है। उसके बाद हम फर्दर स्टेप्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमारा पाल्पेशन जो है हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि पाल्पेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, एब्डोमेन को दबाना पड़ता है। और कुछ अगर ट्यूमर वगैरह है उसके रप्चर होने के डर से वो हम पाल्पेशन सबसे लास्ट में करते हैं। अगर हमें इन तीनों स्टेप से कुछ सस्पिशन लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो हम जो है पाल्पेशन तक नहीं पहुंचते हैं, अदरवाइज हम लास्ट में पाल्पेशन रखते हैं, इसी चीज को सोचते हुए कि कुछ ऐसी चीज ना हो कि जो प्रेशर से क्या हो जाए, रप्चर कर जाए। तो सबसे पहला स्टेप इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन रहता है। डी राइट आंसर होगा इंस्पेक्शन।
नेक्स्ट, द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑफ अ क्लाइंट इज असेस्ड ड्यूरिंग। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किससे असेस करते हैं? लैंड-ब्राउंडर मेथड, ब्रेडन स्केल, ग्लासको कोमा स्केल एंड स्नेलन चार्ट। ये जो है बर्न के केस में यूज होता है, तो ये नहीं होगा। ब्रेडन स्केल जो है हम किस में यूज करते हैं? जो हमारे बेड सोर्स होते हैं उस केस में हम ब्रेडन स्केल यूज करते हैं। स्नेलन चार्ट हम विजुअल एक्यूटी के लिए यूज करते हैं, आंखों की जांच के लिए। जो हमारा ग्लासको कोमा स्केल होता है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ मैक्सिमम स्कोर ग्लासको कोमा में 15 होता है और मिनिमम स्कोर जो है वो 3 होता है। और ये जब न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है उस केस में हम पेशेंट का ग्लासको कोमा स्केल मेजर करते हैं, और पेशेंट का 3 है तो पेशेंट बहुत ही जो है सीवियर है, सिक है, मतलब कोई भी रेस्पॉन्स बॉडी में नहीं है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है मतलब प्रोग्रेस की तरफ इंडिकेट करता है। यहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स के तहत पेशेंट को देखते हैं, आई ओपनिंग, मोटर एंड वर्बल। तो इन तीनों पैरामीटर्स के तहत हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। 15 इज द मैक्सिमम एंड 3 इज द मिनिमम स्कोर, और ये जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जांचने के लिए हम यूज करते हैं सी। जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको बहुत ही क्रिस्प पढ़ा रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम अब नहीं है, और आई होप कि आपने जो है थ्योरी रिवाइज कर ली होगी तो आप जो है इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ सी राइट आंसर होगा। Next, the nurse who has just administered medication via orogastric tube, what is the priority nursing action following? What is the priority nursing action following this action? एक नर्स है जिसने just administered ये क्या है? मतलब उसने दे दी है फीडिंग, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है। अब क्या करना है? चेक ट्यूब प्लेसमेंट। ये ट्यूब प्लेसमेंट जो है अब देने के बाद नहीं, ये बिफोर करते हैं, और कभी भी फीडिंग देने से पहले हमें ट्यूब की प्लेसमेंट जरूरी होती है देखना। क्यों देखना जरूरी होती है? क्योंकि तो अगर ट्यूब इधर उधर डिसलोकेट हो गई है, ट्रैकिया में चली गई है, तो पेशेंट एस्पिरेट करके डेथ हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या है, ये देखना जरूरी है कि ट्यूब की प्लेसमेंट कहाँ है बिफोर द प्रोसीजर। रीटेप द ट्यूब, रीटेप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम टेप हटा के नहीं फीड देते हैं। फ्लश द ट्यूब, ये करना है हमें, ट्यूब फ्लश करना है ताकि क्या ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और पिटेंसी बरकरार रहे। तो हमेशा फीड देने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़े से पानी से उसको फ्लश करते हैं टू मेंटेन द पिटेंसी। सी राइट आंसर होगा, फ्लश द ट्यूब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक आइसलेट सिक्रेट हार्मोन ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन हार्मोन जो है कौन सिक्रेट करता है, और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जैसे कि नाम से ही ग्लूकोज ले रखा है उसने अपने नाम में, तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको एलिवेट करता है। इनमें से पैनक्रियास से सिक्रेट होता है। कौन से सेल सिक्रेट करते हैं? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड ऑल सेल्स। यहाँ पे ये अल्फा सेल्स जो हैं इसको सिक्रेट करते हैं। जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, और जो हमारे डेल्टा सेल्स होते हैं वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है वो सिक्रेट करते हैं। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है उसको डिक्रीज करने में, जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब पैनक्रियास से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन को कम करने में काम आता है। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म चलता रहता है कि कोई चीज बढ़ती है ना तो हमारी बॉडी खुद पे खुद उसको घटाने के लिए दूसरा कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो सिक्रेट करती है। क्यों? क्योंकि एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का किसी कम होना या बढ़ना दोनों ही क्या है, एक्सट्रीम है और दोनों ही बेकार हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बॉडी अपने मैकेनिज्म खुद बरकरार रखती है। तो इसी तरीके से डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को बैलेंस करने के लिए रिलीज होता है। नेक्स्ट, विच सेंसरी एरिया इज फाउंड इन टेम्पोरोपैराइटल लोब? जो टेम्पोरोपैराइटल लोब है सेरिब्रम की, उसमें कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है? ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, स्पीच एंड ऑल ऑफ द अबव। टेम्पोरोपैराइटल लोब में सारे एरिया प्रेजेंट होते हैं जो भी हमारे सेंसेस के लिए हैं, ऑल्फैक्टरी, स्पीच एंड ऑडिटरी। तो ये जो है सारे एरियाज इस लोब में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, द मोस्ट अनस्टेबल एंजाइना इज प्रोबेबली ड्यू टू। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना का क्या मतलब है? एंजाइना क्या होता है हमारा? चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन ड्यू टू ऑक्लूजन, कि कोई भी ऑक्लूजन हुआ तो जिसकी वजह से क्या हो गया? चेस्ट पेन हो गया।
और ये चेस्ट पेन जब कई तरीके के एंजाइना होते हैं हमारे, स्टेबल एंजाइना जो कि रेस्ट पे चेस्ट पेन ठीक हो जाता है, प्रिज्मेटल एंजाइना बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं जो वैसोस्पाज्म की वजह से हो जाता है फिर रिलीव हो जाता है, और अनस्टेबल एंजाइना होता है जो कि अभी मायोकार्डियल इन्फाक्शन में लीड कर सकता है। तो वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए, अ थ्रम्बस फॉर्मिंग एंड लाइजिंग। थ्रोम्बस का बनना और टूटना जो है एक नॉर्मल प्रक्रिया है, तो उसकी वजह से एंजाइना नहीं रिलीज होता है। एक्सट्रीम हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड रैपिड आर्थेरोजेनेसिस, मल्टीपल एम्बोलाई टू द कोरोनरीज एंड सीरियल हेमरेज विद इन अ प्लेग। यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कोई वेसल है और बहुत ज्यादा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है और फैट डिपोजिशन हो गया है, तो आगे की तरफ ब्लड जाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से मोस्टली क्या है, अनस्टेबल एंजाइना कॉज होता है। और ये अनस्टेबल एंजाइना अगर अनट्रीटेड रह जाता है तो ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन में रिजल्ट कर सकता है। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द किडनी। ये यहाँ पे जो है कौन सी आर्टरी जो है किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है? हिपैटिक, कॉमन इलियक, रीनल एंड कॉमन आर्टरी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि रीनल आर्टरी, किडनीज को हम रीनल भी रीनल सिस्टम का पार्ट है, तो रीनल आर्टरी जो है वो किडनी को सप्लाई करती है। सी। नेक्स्ट इज विच सिलेक्शन इंक्लूड ओनली असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। सिर्फ असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इनमें से कौन से हैं? असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? असेसरीज का क्या मतलब है कि मेन जो सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन जो हमारी डाइजेशन है उसको करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल के साथ जो है चार्जर आता है, ईयरफोन अगर आते हैं, तो वो एक मोबाइल का मेन पार्ट तो नहीं है, लेकिन मोबाइल को जो है चार्ज करने में या हमें कुछ चीजें असेस करने में क्या कर रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, असेसरीज कहते हैं। तो इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के भी असेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो मेन माउथ से एनस तक तो पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन साइड में इधर उधर पार्ट हैं जिससे कि डाइजेशन में हेल्प हो रही है। तो देखिए, सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड, पैनक्रियाज एंड लीवर। थायराइड से डाइजेशन में कुछ नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा। स्टमक, डिओडिनम, स्टमक इज द मेन पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम, तो ये भी नहीं होगा। गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड एंड लिवर, थायराइड ग्लैंड, थायराइड है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये रहेगा गॉल ब्लैडर जो कि हमारा बाइल सिक्रीट करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। लिवर से बाइल बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पैनक्रियाज भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड से भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ सी राइट आंसर होगा, ये असेसरी ऑर्गन्स है। नेक्स्ट, फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल विच आर द ट्यूनिक्स ऑफ इंट्रापेरिटोनियल पोर्शंस ऑफ जीआई सिस्टम। ये कह रहा है नीचे से ऊपर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आते हुए कौन कौन सी लेयर्स जो है वो जीआई सिस्टम का पार्ट है। सिरोसा, म्यूकोलैरिस, सबको पता है कि सबसे अंदर वाली लेयर क्या होती है, म्यूकोजा होती है। तो यहाँ पे ये दो ही ऑप्शंस रह गए, ठीक है, म्यूकोजा है और म्यूकोजा के इसके हम ये दोनों, बाकी दोनों ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि सबसे अंदर म्यूकोजा है और म्यूकोजा के ऊपर ऑब्वियसली सब म्यूकोजा होगी। तो यहाँ देखिए दोनों में यहाँ तक सेम है। उसके बाद जो है मस्कुलैरिस, एडवेंटिशियस नोट द लेयर ऑफ इंट्रापेरिटोनियल स्पेशीज, सिरोसा इज द लेयर, तो बी राइट आंसर रहेगा। सबसे अंदर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस एंड सिरोसा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज नॉट टेक प्लेस इन माउथ। जो हमारा माउथ है वो क्या है, यहाँ से माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बिगिन कर जाता है। तो इसमें से कौन सी चीज माउथ में नहीं होती है? फूड इज फैशन्ड इनटू बोलस। बोलस क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े जब सलाइवा से हमारे लिपट जाते हैं, सलाइवा से मिक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलस टर्म करते हैं। और ये बोलस जब स्टमक में पहुंच जाता है, बोलस क्या है, जो हमारे फूड हैं, जो च्यूड फूड है, च्यू किया हुआ, उसके साथ जब हमारी सलाइवरी सिक्रीशंस मिक्स होती हैं उसको हम बोलस बोलते हैं। और ये बोलस जब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के साथ मिक्स हो जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, काइम टर्म करते हैं। तो ये दोनों टर्म आएंगे तो आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। तो फूड जो है बोलस में यहाँ पे टूटता है, ये ठीक बात है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहाँ पे बिगिन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हो जाती है।
फूड बिकम्स पार्शली लिक्विफाइड, फूड जो है लिक्विफाइड भी हो जाता है यहाँ पे सलाइवा की वजह से। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन जो है अंदर स्टमक में और इंटेस्टाइन तक जाके होती है, तो एब्जॉर्प्शन डजंट टेक प्लेस इन माउथ, बाकी तीनों चीज जो है माउथ में होती है। डी। नेक्स्ट, काइम इज कॉल्ड, मैंने अभी अभी बताया कि जब फूड जो है स्टमक में पहुंच जाता है बी, तब हम उसको क्या टर्म करते हैं, काइम। नेक्स्ट, इनएबिलिटी ऑफ द लीवर टू मेटाबोलाइज एंड रिमूव बिलीरुबिन फ्रॉम द बिलियरी सिस्टम। जो लिवर होता है वो क्या करता है, लिवर में कौन से सेल्स होते हैं, हिपेटोसाइट्स होते हैं। हिपेटोसाइट्स जो है वो बाइल सिक्रेट करते हैं, और ये बाइल जो है हिपैटिक डक्ट के थ्रू, हिपैटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे आता है, गॉल ब्लैडर में आता है, और गॉल ब्लैडर से निकलता है सिस्टिक डक्ट के थ्रू, फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है, इंटेस्टाइन में। तो ये जो है बाइल का फ्लो रहता है। अब ये कह रहा है कि लीवर जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, बिलीरुबिन को रिमूव नहीं कर पा रहा है। ये लीवर जो है अपने आप ही बनाता है और उसको रिमूव भी कर देता है, मेटाबोलाइज भी कर देता है। तो यहाँ अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक का जैसे नाम से स्पष्ट है, हीमोलाइटिक का मतलब है आरबीसी के टूटने से। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि आरबीसी टूट रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये होगा क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बाइल जो है वहां से नहीं निकल पा रहा और एक्सेस बिलिरुबिन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है जॉन्डिस वगैरह हो रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा। हेरिडिटरी ये नहीं होगा, हेरिडिटरी में जो है, हेरिडिटरी बिलिरुबिनीमिया में लिवर की कमी नहीं होती है वहां पे। हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस का मतलब है कि हिपैटोसाइट अगर अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हिपैटोसाइट भी अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये रिमूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ही कहलाएगा, बी। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरॉन इज, एल्डोस्टेरॉन जो है हमारे एल्डोस्टेरॉन जो है एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से और कौन कौन से हार्मोन बनते हैं हमारे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनते हैं, और एल्डोस्टेरॉन हमारा बनता है, एपिनेफ्रिन हमारा बनता है, और नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, और थोड़े बहुत एंड्रोजेंस भी जो है यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ एल्डोस्टेरॉन का क्या काम होता है, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरॉन जो है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है तब हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है उस सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए। तो डी राइट आंसर होगा कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, द लेफ्ट यूरेटर इज स्लाइटली लॉन्गर देन द राइट यूरेटर बिकॉज, हमारी दो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो एनाटॉमिकली ही थोड़ी ऊपर की तरफ सिचुएटेड होती है। जनरली हमारी किडनी कहाँ से कहाँ लोकेट होती है, T12 से L3 के बीच में लोकेट होती हैं, जो हमारे थोरेसिक 12 से नंबर 3 के बीच में लोकेटेड होती हैं। और जो हमारी लेफ्ट वाली किडनी होती है वो स्लाइटली ऊपर की तरफ होती है। तो जब ऊपर की तरफ होगी तो उसका यूरेटर को लंबा होना पड़ेगा कहाँ तक आने के लिए, ब्लैडर तक आने के लिए। तो यही कारण है कि उसके एनाटॉमिकल पोजीशन के आधार के बेस पे ही उसका यूरेटर थोड़ा सा लंबा होता है। तो यहाँ बी राइट आंसर होगा कि लेफ्ट किडनी स्लाइटली हाइयर होती है राइट की वजह से, तो यूरेटर को भी लंबा होना पड़ेगा यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने के लिए। तो बी राइट आंसर होगा। जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं प्लीज एक थम्स अप दीजिए लाइक के रूप में, कमेंट कीजिए जरूर अगर आपको अच्छी लग रही है सीरीज। तो आगे आने वाले 2 दिन भी हम 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे, और ये जो सेशन चल रहा है इसकी पीडीएफ भी आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी बाद में, तो आप पीडीएफ से भी जो है वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, ये ब्लड प्रेशर कहलाता है। इस टर्म को हम ब्लड प्रेशर टर्म करते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट टर्म करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट ड्यूरिंग अ बीट, ये रहता है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि हमारा हार्ट रेट इंटू कार्डियक आउटपुट करके हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ डी राइट आंसर होगा।
Next, the newborn presents with cyanotic heart disease and fails to thrive. On examination of the heart, it was revealed that the aorta arises from right ventricle and the pulmonary trunk arises from the left ventricle. What is the name given to this type of cardiac malformation? अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं 4 चैम्बर्स की बात करूं, ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, एक वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वॉल को हम बोलते हैं मिट्राल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट साइड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो राइट साइड है, लेफ्ट साइड हमारा प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ पे वेना कावा आती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर जैसे कि आप समझ रहे हैं, बॉडी के ऊपर वाले भाग से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है वो है हमारी सुपीरियर वेना कावा। जो इंफीरियर वेना कावा है, बॉडी के नीचे वाले भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। अब दोनों ने आके राइट एट्रियम में ड्रेन कर दिया, राइट वेंट्रिकल में गया वो, राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो कि कहाँ पे लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है उसको प्योर होने के लिए। अब लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन आती है, जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम को ब्लड देती है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है और फिर आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आयोटा जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, मतलब कि अब जो ब्लड लंग्स में जाना चाहिए था प्योरीफाई होने के लिए, वो प्योरीफाई ना होके इम्प्योर ब्लड ही कहाँ बॉडी में दोबारा सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि आयोटा का काम है बॉडी को ब्लड देना। और यहाँ पे जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने का मतलब है कि जो प्योर ब्लड है वो वापस से प्योर होने जा रहा है, प्योर ब्लड वापस से प्योर होने जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, पैदा होते ही नीला पड़ना और फेलियर टू थ्राइव, ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन होना, ये सारे सिम्टम बच्चे में होंगे, क्योंकि बॉडी को प्योर ब्लड तो मिल ही नहीं रहा है। इस कंडीशन को क्या टर्म करते हैं, इसको टर्म करते हैं हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ट्रांसपोजिशन का मतलब है बदल जाना। तो यहाँ वेसल्स का जो है एक्सचेंज हो गया है, तो ए राइट आंसर होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन कार्डियक मालफॉर्मेशन इन फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का मतलब है कि जब मदर प्रेग्नेंट थी, मदर ने अल्कोहल का इंटेक किया, जिसकी वजह से फीटस को जो है अल्कोहल सिंड्रोम हो गया। तो यहाँ पे क्या कार्डियक मालफॉर्मेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्यारे मैशवर्क। क्यारी मैशवर्क नहीं होगा, क्यारी मैशवर्क का मतलब है छोटी छोटी जो है कोलेटरल सर्कुलेशन का डेवलप हो जाना राइट एट्रियम में, वो नहीं होता है यहाँ पे। एब्स्टियन एनॉमली भी यहाँ पे नहीं होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस भी नहीं होता है। यहाँ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। और अगर आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो ऑप्शन में है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट इफ इट इज इन द ऑप्शन, इट विल बी द राइट आंसर ओवर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो VSD से भी ऊपर अगर कुछ होता है वो ASD होता है, उसके बाद VSD होता है। यहाँ ASD ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने VSD को चुना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को D। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा को कितना ब्लड दे रहा है उसको हम बोल रहे हैं कार्डियक आउटपुट। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना रहता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 एंड 5। यहाँ पे नॉर्मल 5 to 6 लीटर रहता है पर मिनट, तो यहाँ डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में क्या क्या होता है, एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमेस, अपीयरेंस एंड जो है रेस्पिरेशन। अपगार स्कोर बच्चे के पैदा होने के 1 मिनट पे और 5 मिनट पे देखते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चा जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कितना जो है अडेप्ट कर रहा है। यहाँ पे ए रहता है हमारा अपीयरेंस पे, पी रहता है हमारी पल्स, जी रहता है ग्रीमेस, ए रहता है हमारा एक्टिविटी एंड आर रहता है हमारा रेस्पिरेशन।
तो यहाँ जो मिनिमम स्कोर होता है वो 0 होता है और मैक्सिमम स्कोर जो है वो हमारा 10 होता है। हर पैरामीटर 0, 1, 2 के आधार पे हम देखते हैं। तो जो है ये कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ग्रिमेस एंड रिफ्लेक्स। ये जो एक्टिविटी है इसको हम रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो हमारा क्या रहता है, इट इज हार्ट रेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर अपगार का दैट इज हार्ट रेट। बाकी चीज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ओवर एवरी अदर थिंग हार्ट रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन थ्रू द हार्ट। जो हमारे हार्ट है उससे हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट होती है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। ये देखिए इस तरीके से होता है हमारी एक्टिविटी कंडक्ट। ये हमारी राइट एट्रियम पे जो है एसए नोड प्रेजेंट होती है। एसए नोड को हम क्या भी बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो हमारे हार्ट को नेचुरल पेस दे रहा है उसको हम एसए नोड टर्म करते हैं। एसए नोड जब हमारी अपनी इंपल्स छोड़ता है तो यहाँ पे राइट एट्रियम में ही एक नोड प्रेजेंट होती है जिसको एवी नोड बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये यहाँ से इंपल्स जाती है आगे, इसको बोलते हैं हम बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो है वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में चला जाता है और इसको हम राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं। एक को हम लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं जो लेफ्ट साइड में जाता है, और जो राइट साइड में जाता है उसको हम राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं। फिर उससे छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये सी है कि पहले एसए नोड गया, एसए नोड से एवी नोड गया, बंडल ऑफ हिस गया, बंडल ब्रांच में गया एंड देन परकिंजे फाइबर्स में। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द ऑसिपिटल विजुअल एरिया इज फाउंड इन। विजुअल एरिया किस में मिलता है, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड फ्रंटल लोब। विजुअल एरिया इज फाउंड इन ऑसिपिटल लोब ए। ये देखिए, ये आपके याददाश्त के लिए कि ये लोब जो है हमारी पैराइटल लोब कहलाती है। ये हमारी टच, टेस्ट, टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए सारे टी यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑसिपिटल लोब हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। छोटा सा भाग सेरिबेलम हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन देखता है। ब्रेन स्टेम हमारी ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टेम्पोरल लोब हमारी हियरिंग, मेमोरी, लैंग्वेज इसके लिए, एंड फ्रंटल लोब हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो है डिफरेंट लोब्स के फंक्शन है, और यहाँ पे जो पूछा गया था उसका ऑल्फैक्टरी आंसर था, क्योंकि यहाँ ऑसिपिटल लोब, क्योंकि विजुअल एरिया जो है हमारा ऑसिपिटल लोब देख रही है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। अभी हमने देखा कि पोस्चर और इक्विलिब्रियम को कौन, सेरिबेलम देखती है। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज ऑल आर मोटर नर्व्स एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी मोटर नर्व नहीं है। जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कुछ क्रेनियल नर्व हमारी सेंसरी होती हैं, कुछ हमारी मोटर होती है, कुछ हमारी दोनों होती हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारी है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, देन एब्ड्यूसेंस, देन हमारी फेशियल होती है 7th क्रेनियल नर्व, देन हमारी 8th होती है वेस्टिबुलोकोक्लियर, देन हमारी 9th होती है ग्लोसोफेरेंजियल, 10th होती है हमारी वेगस, 11th होती है हमारी एसेसरी, एंड लास्ट 12th होती है हमारी हाइपोग्लोसल। ये हमारी 12th क्रेनियल नर्व होती हैं। अब जो है इनको इनकी निमोनिक्स याद करने के लिए हम याद रखेंगे कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर। हम एक चीज याद रखेंगे कि सम में मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन
मैटर्स मोस्ट। तो हम इनके आगे ये अगर लिख लेंगे तो ये देखिए इसी तरीके से है, पहली सेंसरी, दूसरी मोटर, तीसरी मोटर, चौथी मोटर है, पांचवी दोनों है, छठी मोटर, सेवंथ जो है वो दोनों है, एट्थ मोटर है, नाइन्थ जो है वो दोनों है, 10th जो है वो दोनों है, 11th मोटर है, 12th मोटर है। तो ये इस निमोनिक से आप जो है सेंसरी है या मोटर है वो याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है तो कौन सी नहीं है, असेसरी जो कि हमारी 11th थी, तो ये देखिए 11th हमारी मोटर है। एब्ड्यूसेंस जो कि हमारी 6th थी, तो ये देखिए 6th भी मोटर है। ट्रोक्लियर जो है, ट्रोक्लियर जो हमारी 4th है वो भी क्या है, मोटर है। ट्राइजेमिनल जो है वो बोथ है, तो इसमें से जो कौन सी मोटर नर्व नहीं है, तो यहाँ पे हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है जो कि सिर्फ मोटर का फंक्शन नहीं करती है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो यहाँ ग्लाइकोजन का टूटना है ये, तो ये नहीं होगा। लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस मतलब फैट का बनना है, तो ये भी नहीं होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज के नए, नियो का मतलब है न्यू, और ग्लूकोज और जेनेसिस फॉर्मेशन, तो न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन में यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है कि ग्लाइकोजन का बनना हो रहा है। तो यही है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में टूटने को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, डी। नेक्स्ट, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन रिलेटेड टू। ये किस चीज के लिए रिलेटेड होता है, मेंटेनिंग सोडियम लेवल, मेंटेनिंग बीपी, ब्लड वॉल्यूम एंड ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्या क्या होता है कि जब हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो लो होता है, कम होता है, जब हमारा बीपी क्या होता है, कम होता है, तब ये मैसेज जाता है किडनी को। तो किडनी उसके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन सिक्रेट करती है, रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन कोशिश करता है हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो उससे जो है साइड से लिवर हमारा सिक्रेट कर रहा होता है एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि रेनिन उसको क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन पे काम करके जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। और ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो एक तरीके से इसने क्या किया कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के, कि जो वेजो डायलेशन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड का जो फ्लो है वो ज्यादा प्रेशर से आएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एक तो उसने ये कोशिश करी। दूसरा वो क्या करता है कि एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल करता है क्या सिक्रेट करने के लिए, एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है तो सोडियम की क्या होती है, रिटेंशन, सोडियम रिटेन होता है। और जब भी कभी सोडियम रिटेन होता है, सोडियम अपने साथ क्या भी रिटेन करता है, फ्लूइड, पानी को भी रिटेन करता है, फ्लूइड रिटेंशन भी करता है। तो इस तरीके से यहाँ भी उसने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। तो ये तीनों काम ये करता है, सोडियम के लेवल को, बीपी को, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का। तो ये मैकेनिज्म इसका चलता है जिसके तहत ये कर रहा है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट। थायराइड ग्लैंड इसमें से क्या सिक्रेट नहीं करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये जो है टेट्रा, T3, T4 एंड थायरोक्सिन, सॉरी T3, ये T4 और थायरोक्सिन, ये तीनों ही जो है थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो ये राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विद जेट ट्रैक टेक्निक इन एन अडल्ट। जेट ट्रैक टेक्निक से जो है सबसे ज्यादा जो इंजेक्शन दिया जाता है वो क्या है, आयरन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जेट ट्रैक मेथड का यूज होता है कि जो दवाई का वापस से ऊज आउट होना है, दवाई का वापस से टिश्यू से बाहर निकलना है, वो ना हो। यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा फैट लेके उसको पीछे की तरफ पुश करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाने के पास वो फैट छोड़ देते हैं ताकि वो एक जेड जो है लेयर बना ले और जो इंजेक्शन है वो वापस से बाहर की तरफ ना आए। तो कह रहे मोस्ट प्रिफर्ड साइट इन एन अडल्ट, डेल्टोइड, रेक्टस फिमोरस, वेंट्रोग्लूटियल एंड वास्टस लैटरलिस।
जो यहाँ पे जो जिस साइड पे दिया जाता है वो है वेंट्रोग्लूटियल साइड पे जो है मोस्ट कॉमनली जेट ट्रैक टेक्निक से दिया जाता है। बाकी पे भी दे सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड साइट और यहाँ पे जो वेसल्स हैं वो भी कम होती है, इसलिए यहाँ पे सेफेस्ट माना जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन द पेशेंट वॉमिट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट। जब पेशेंट वॉमिट कर देता है तो सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? रप्चर ऑफ सूचर लाइन, किस चीज को प्रिवेंट करना है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डिहाइड्रेशन एंड एस्पिरेशन। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खतरा रहता है वॉमिटिंग की वजह से वो एस्पिरेशन का रहता है, तो उससे ही प्रिवेंट करना है ताकि लंग्स तक ना चला जाए कोई भी वॉमिटस मटेरियल, तो डी राइट आंसर होगा। Next, which of the following nursing intervention can prevent increase of ICP in an unconscious child? ICP का बढ़ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ना क्या कौन सी इंटरवेंशन से प्रिवेंट हो सकता है? अवॉइड एक्टिविटी दैट कैन कॉज पेन और क्राइंग, देन लोअर द पोजीशन ऑफ द हेड, प्रोवाइड एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन एंड टर्न हेड साइड टू साइड। जब कभी आईसीपी बढ़ने की शिकायत होती है उस टाइम पे हम ज़्यादा सर को नहीं हिलाते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेज कर सकती है। कोई भी ऐसा शोर शराबे वाली एक्टिविटी नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब भी प्रेशर पड़ता है तो आईसीपी बढ़ेगा। तो ये जो है ये लोअर बेड के हेड को लोअर नहीं स्लाइटली रेज करते हैं, तो ये जो है तीनों चीज आईसीपी को बढ़ाने में काम करेंगे, तो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पे अवॉइड करनी है एक्टिविटी, क्योंकि पेन क्राइम तो ये नहीं करेंगे क्योंकि अनकॉन्शियस है, लेकिन पेन अगर इन बच्चों को हो रहा है तो पेन भी क्या कर रहा है, इनका आईसीपी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तो हमें पेन वाली एक्टिविटीज को अवॉइड करना होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन? पेन, बच्चों में पेन असेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? वर्नल डेस्क्रिप्टर स्केल। वर्नल डेस्क्रिप्टर स्केल में जो है पेशेंट बताता है कि मुझे पेन ज्यादा, बहुत ज्यादा, कम, बहुत कम, इस तरीके से हो रहा है। बच्चा उस चीज में सक्षम नहीं है, तो ये नहीं होगा। न्यूमेरिक रेटिंग, ये भी बच्चा नहीं बता पाएगा कि 10 के आधार 10 न्यूमेरिक रेटिंग क्या होती है कि 0 से 10 तक हम पूछते हैं कि अगर 0 से 10 का एक स्केल है तो आपको कितना दर्द हो रहा है उसमें, तो ये भी बच्चा जो है अप्रोप्रिएट नहीं बता पाएगा। विजुअल एनालॉग स्केल, फेशियल स्केल होता है, फेस के एक्सप्रेशन के आधार पर हम बताते हैं कि कौन सा फेस एक्सप्रेशन पेशेंट दे रहा है, तो कितना जो है कॉरेस्पॉन्डेंस है उसका पेन का। और वोंग बेकर फेशियल पेन स्केल, ये यूज होता है जनरली 3 से 18 साल तक के, उसके बाद हम विजुअल एनालॉग यूज करते हैं। तो बच्चों में वोंग बेकर फेशियल पेन स्केल इज यूज्ड फॉर द पेन असेसमेंट, डी। Next, after receiving a patient from OT following cardiac surgery, most priority intervention। एक पेशेंट है, सर्जरी होके आया है, कार्डियक सर्जरी, तो कौन सी इंटरवेंशन रहेगी? बीइंग इट्स एनी सर्जरी, पेशेंट जब सर्जरी से आता है तो सबसे पहले जो हमारी इंटरवेंशन रहती है वो रहती है पेटेंट एयरवे मेंटेन करने की, और पोजीशन जो हमारी दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? साइडलाइन पोजीशन, ताकि सिक्रीशन बाहर ड्रूल आउट हो जाए, एस्पिरेट ना करे पेशेंट। तो यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा कि पेटेंट एयरवे इंश्योर करने के लिए हमारी प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट, a post-operative patient receives stat dose of injection pethidine IM 1 hour after the nurse checks the pain relief. Which step of nursing process is the nurse using here? एक पेशेंट है जिसको पैथेडिन दिया गया है, पैथेडिन हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक है, और उसके 1 घंटे के बाद उसका पेन कम हुआ या नहीं वो चेक कर रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे नर्सिंग असेसमेंट का पार्ट है? इवेल्युएशन, असेसमेंट, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग। असेसमेंट होता है सबसे बेसिक असेसमेंट की, नर्स ने असेस कर लिया पेशेंट को पेन है, वो हो गया असेसमेंट। उसके बाद हमारे प्लान कि हमें अब क्या करना है पेन के लिए, अब प्लान कर लिया कि पैथेडिन प्रेस्क्राइब्ड है, पैथेडिन देना है, इम्प्लीमेंटेशन दे दिया पैथेडिन। अब जो हम उसका पोस्ट रिजल्ट चेक कर रहे हैं वो क्या होता है? इवेल्युएशन होता है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, when considering the client symptom, how should the nurse categorize a client's complaint of tinnitus? कि पेशेंट कह रहा है टिनिटस का क्या मतलब है? रिंगिंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है कि कान में घंटियां बज रही हैं, पेशेंट बोल रहा है। जब पेशेंट अपने आप से बोलता है उन सब्जेक्ट्स को हम सब्जेक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं, और जब हम जो चीज ऑब्जर्व करते हैं, जो हम देखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा सिम्टम्स है? सब्जेक्टिव सिम्टम्स, क्योंकि पेशेंट खुद वर्बलाइज कर रहा है ये, तो बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लंग साउंड इज प्रीडोमिनेंट इन द पेशेंट विद अस्थमा इन एक्सर्बेशन। अस्थमा में कैसी साउंड आती है? अस्थमा में जो हमारे एयरवेज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं। तो जब उनसे एयर पास होती है तो इस तरीके की साउंड आती है जैसे सीटी बज रही है। उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? वीज साउंड बोलते हैं। तो वीज यहाँ पे प्रेजेंट होगा डी। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग आई। ओटोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, ऑप्थेल्मो एंडोस्कोप। ऑप्थेल्मो आई के लिए यूज करते हैं शब्द, तो यहाँ ऑप्थेल्मोस्कोप होगा। ओटोस्कोप हम ईयर के लिए यूज करते हैं। प्रोक्टोस्कोप हम जनरली रेक्टम के लिए यूज करते हैं, एनस के लिए यूज करते हैं। एंडोस्कोप जो है हम जीआई सिस्टम के विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ ये ऑप्थेल्मोस्कोप कहलाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इंडिकेट क्लोजर ऑफ। S1 हार्ट साउंड जो हमारी लब साउंड होती है, दो हार्ट साउंड सुनाई देती है, लब साउंड एंड डब साउंड। जो हमारी पहली हार्ट साउंड है लब साउंड, वो जो हमारी बाइकस्पिड वॉल है, मिट्राल और ट्राइकस्पिड वॉल, उनके क्लोजर से आती है। दूसरी जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ बीच में वॉल प्रेजेंट होती हैं, कुछ दो वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो कि आयोटा में होती है, आयोटिक वॉल, और यहाँ पे पल्मोनिक वॉल। इनके क्लोजर पे आती है हमारी डब साउंड। इनको हम सेमिल्यूनार वॉल भी बोलते हैं। ये S1 साउंड जो है मिट्राल और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोजर पे आती है, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइपोक्सीमिया इज। हाइपोक्सीमिया किसको बोलते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, देन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोजा एंड नन ऑफ द अबव। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू को हम हाइपोक्सिया टर्म करते हैं। ईमिया वर्ड जहां पे यूज हो रहा है ये ब्लड के सेंस में यूज होता है, तो ये बी राइट आंसर होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। नेक्स्ट, इन द पेशेंट विद पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन, व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन सिस्टोलिक बीपी आफ्टर स्टैंडिंग फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। अगर किसी को पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन है, पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन, पोस्ट्यूरल मतलब पोजीशन, पोस्चर, अगर पोस्चर चेंज करने से बीपी का फॉल हो जाना हो रहा है, तो मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज की कितना मिनिमम जो है वो डिक्रीज कर सकता है बीपी खड़ा होते ही पेशेंट का? 5, 10, 15 एंड 20। जो मिनिमम रहता है वो 20 रहता है, 20 से ज्यादा भी कर सकता है। इसीलिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन अगर पेशेंट को है तो पेशेंट को एकदम से खड़ा होने की सलाह नहीं देते, बोलते हैं कि पहले करवट लेके एज ऑफ द बेड पे थोड़ी देर बैठ जाओ और बैठने के बाद जो है खड़े हो जाओ, तो जो है बीपी एकदम से फॉल नहीं करेगा। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, while attaching temperature lobe on the skin, most preferred site for a patient with supine position is right hypochondriac region. Why? Right hypochondriac region क्यों जो है प्लेस करते हैं? ऑप्शन ए, liver is located in that region, easy to attach, large surface area and all of the above. राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पे अटैच करने का ये कारण होता है क्योंकि बहुत सारी स्टडीज की गई, जब बच्चा बोर्न हुआ ये देखा गया कि कौन सी साइट पे जो है हम अगर प्रोब की प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमें ठीक टेम्परेचर मिलेगा, और ये पाया गया कि राइट अपर लोब में अगर हम ये प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर जो है परफेक्ट बॉडी टेम्परेचर मिल रहा है। तो वहाँ पे लीवर की प्रॉक्सिमिटी होने से जो है ये रेगुलेशन होने में हेल्प हो रही है, ये स्टडीज में पाया गया। तो इसीलिए लिवर इज लोकेटेड इन दैट रीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स। एपिकल पल्स कहाँ पे अस्कल्टेट करेंगे, मतलब जहाँ पे एपेक्स ऑफ द हार्ट होगा वहाँ पे हम अस्कल्टेट करेंगे एपिकल पल्स को। तो जो हार्ट में जो है 5 अस्कल्टेशन पॉइंट होते हैं, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे याद रखेंगे। आप एक निमोनिक से याद रखेंगे, एप टू मैन। एप का मतलब क्या होता है? बंदर, बंदर से इंसान जो है इसी तरीके से इजाद हुआ है। तो ए होता है हमारा आयोटिक एरिया, पी होता है हमारा पल्मोनिक एरिया, मतलब जहां पे पल्मोनिक वॉल प्रेजेंट है। ई होता है हमारा एब्स पॉइंट, टी होता है हमारा ट्राइकस्पिड, एंड एम होता है हमारा मिट्राल एरिया। तो यहाँ पे जो है एप टू मैन इस निमोनिक से याद रखेंगे। सिर्फ एक लौता ये एरिया होता है जो राइट साइड में होता है, राइट सेकंड राइट में, ठीक है, सेकंड राइट में। बाकी सारे सेकंड लेफ्ट से शुरू होते हैं। ये लेफ्ट सेकंड, ये थर्ड लेफ्ट, ये फोर्थ लेफ्ट एंड ये फिफ्थ लेफ्ट। तो यहाँ पे ये सारे एरियाज प्रेजेंट होते हैं।
एर्ब्स एरिया पे हमारी S1 एंड S2 जो लब एंड डब साउंड होती है हार्ट की वो सुनाई देती है। मिट्राल एरिया पे हमारा एपेक्स ऑफ द हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारी एपिकल पल्स सुनाई देती है। तो ये इस तरीके से आप निमोनिक से याद रखेंगे। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हुआ, बी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द पर्सन्स ब्लड प्रेशर 160/90, पल्स प्रेशर कितना होगा। पल्स प्रेशर हमारा होता है, पल्स प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक। तो यहाँ सिंपली हम माइनस कर देंगे 160 माइनस 96, तो यहाँ पे जो है 64 इज द राइट आंसर, ए। देखिए, नेक्स्ट इज द नर्स इंचार्ज मेजर्स द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 102 डिग्री, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस को हम के टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 जो है फॉर्मूला रहता है। तो 102 माइनस 32 इंटू 5/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 38.9 समथिंग आएगा। तो ये जो है सी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइक करेगा, तो सी इज द राइट आंसर। आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए जो है 350/9 करके, तो आपका जो है ये आंसर आ जाएगा सी। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर नीड टू बी क्लीन फ्रॉम। टेम्परेचर लेने से पहले थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करना है, बल्ब टू स्टेम, स्टेम टू बल्ब, मिडल टू स्टेम एंड मिडल टू बल्ब। अगर मैं बात करूँ थर्मोमीटर की, तो जो बल्ब है, बल्ब से लेके हमें स्टेम की तरफ जाना है, क्योंकि ये लेस इन्फेक्टिव एरिया है। लेस इन्फेक्टिव से मोर इन्फेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे इन द सर्कुलर मोशन, तो ए राइट आंसर रहेगा, बल्ब टू स्टेम। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स की लिनन के लिए क्या यूज करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, डिटॉल, लाइजोल, सेवलोन एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया जाता है टू डिसइंफेक्ट द लिनन्स ऑफ द HIV पॉजिटिव पेशेंट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द हैंड वॉशिंग इन ऑर्डर। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स को ऑर्डर में अरेंज करना है। हैंड वॉशिंग के स्टेप हम याद रखते हैं सुमन के से, ठीक है। ये हिंदी में याद रखने का है, सीधा मतलब सीधा करेंगे, U फॉर उल्टा, उल्टा करेंगे, M फॉर मुट्ठी, मुट्ठी बंद करके इस तरीके से करेंगे, देन A फॉर अंगूठा एंड N फॉर नाखून या नेल्स एंड K फॉर कलाई। तो ये सुमन के WHO के द्वारा दिए गए ही स्टेप्स हैं। तो इसी ऑर्डर में हम देखते हैं। पहले वॉश पाम एंड फिंगर्स, वॉश फिंगर्स एंड नकल्स, वॉश थंब एंड वॉश बैक ऑफ द हैंड। सबसे पहले पाम टू पाम करते हैं, देन बैक आता है। तो पहला स्टेप हो गया ये, फिर बैक आता है, दूसरा हो गया ये हमारा। तो क्या है 1 4, देन 1 4 2 एंड 3, फिर फिंगर्स एंड नकल्स आएगा, देन थंब आएगा। तो इस तरीके से जो है बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, टाइम, टाइप ऑफ सोप, सरफेस टेंशन एंड फ्रिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रिक्शन, कि जितना अच्छे से हम फ्रिक्शन से रगड़ेंगे उतने ही जो है जर्म्स क्या होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे और हमारे हाथ से जो है चले जाएंगे। तो फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फ्रिक्शन का मतलब है कि जितना अच्छे से रगड़ खाएंगे हाथ आपस में उतने ही जो है जर्म्स हाथ से जाएंगे। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर मास्क। अगर पेशेंट को हम बोल रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, तो ये कौन सी प्रिकॉशन है, ब्लड सेफ्टी में मास्क पहनने की जरूरत नहीं होती है। कांटेक्ट में भी मास्क नहीं, ग्लव्स वो भी पेशेंट को नहीं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पहनने हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये है कि छींकने से, पेशेंट को ऐसा इन्फेक्शन है कि छींकने से दूसरे को हो जाएगा। तो सी राइट आंसर होगा। उस केस में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप मास्क पहन के रखिए ताकि जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है ना, तो सबसे जो कॉमनेस्ट इन्फेक्शन पेशेंट को होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से होता है। कैथेटराइजेशन की वजह से होता है। जनरली पेशेंट कैथेटर्स पे अगर होते हैं तो उनको यूटीआई होने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर सारे इन्फेक्शंस में हम प्रेवलेंस देखें कि कौन सा इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो यूटीआई होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये वो इन्फेक्शन होते हैं जो हम घर से नहीं लेके आते हैं, जो हमें हॉस्पिटल देता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते
बोल रहे हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड बोल रहे हैं, तो सी राइट आंसर होगा। और सबसे कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन होता है इसमें? इकोलाई होता है, क्योंकि इकोलाई हमारे नॉर्मल ब्लैडर फ्लोरा में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा भी हेर फेर होने से क्या है वो एक्टिव हो जाता है और वो बीमारी कॉज करता है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग पैथोजन टू द पेशेंट व्हेन रिमूविंग कंटेमिनेटेड ग्लव। कंटेमिनेटेड ग्लव से जो है पैथोजन ना ट्रांसफर हो उसके लिए क्या करना है? जब भी हम कभी कंटेमिनेटेड ग्लव यूज करते हैं तो अगर हमने ग्लव पहना है तो हमारा इन्फेक्शन कहाँ होगा? ऊपर वाली सरफेस पे होगा, जो अंदर सरफेस है उस पे तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से रिमूव करना है कि ऊपर वाली सरफेस जो है वो छींटे ना लगे या उससे इन्फेक्शन जो है ना गिरे। तो ये देखिए, वॉश ग्लव्स बिफोर रिमूविंग देम, ये कहीं रिकमेंडेड नहीं होता है। जेंटली पुल ऑन द फिंगर्स ऑफ द ग्लव्स व्हेन रिमूविंग देम, कि ऐसे खींच के निकालना, ये भी नहीं, ऐसे भी नहीं निकालते हैं। जेंटली पुल डाउन बिलो द कफ एंड इनवर्ट द ग्लव व्हेन रिमूविंग, ये कह रहा है कि ऐसे ग्लव के अंदर आप अंगूठा डालिए और उसको उल्टा करते हुए निकालिए, ताकि जो साफ वाली सतह है वो ऊपर आ जाए और गंदी वाली अंदर चली जाए, तो इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। यही करेक्ट तरीका होता है ग्लव रिमूव करने का, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि कोई भी, किसी को भी आप उसका ब्लड दे दीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी। ए, बी, ओ एंड ए बी, जो हमारा यूनिवर्सल डोनर है वो ओ होता है, और ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव। जो हमारा ए बी होता है, ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो है एक्सेप्ट कर सकता है। ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड हैंड वॉशिंग टाइम अकॉर्डिंग टू WHO? WHO के अकॉर्डिंग हैंड वॉश कितनी देर तक करना है? 40 से 60 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, 120 सेकंड एंड 180। 120 और 180 तो मतलब करते ही रहो। ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग नहीं हो रही, सर्जरी नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल हैंड वॉशिंग की बात है। 10 से 15 इज टू लेस। 10 से 15 जो है वो भी 20 से 30 रहता है अगर हम अल्कोहल रब से करते हैं। अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो 40 से 60 सेकंड इज द रिकमेंडेड टाइम, जो कि WHO ने दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग मेजरमेंट should appear in the WBC count to indicate patient is immunocompromised and need to be isolated? कि इसमें से कौन सी ऐसी मेजरमेंट है जो इंडिकेट कर रही है कि WBC पेशेंट को जो है इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है? 8500, 5600, 2000 एंड 1100। जो नॉर्मल WBC काउंट रहती है वो हमारी 4.5 से 10 रहती है, मतलब 4500 से 10,000 रहती है। तो ये सारे, ये ऑप्शन भी उस रेंज में है, ये भी सिर्फ ये आउट ऑफ रेंज है जो कम है, और ये शो कर रहा है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रेग्नेंट वुमेन हैज HB लेवल ऑफ 8.5, व्हाट इज दिस स्टेज ऑफ एनीमिया? प्रेग्नेंट वुमेन में 11 से कम हम जो है माइल्ड अनीमिया बोल देते हैं, और जो है 11 से 10 जो है हम माइल्ड अनीमिया बोलते हैं, और उसके बाद जो है 7 तक हम मॉडरेट अनीमिया क्लासिफाई करते हैं, और बिलो 7 इज द सीवियर अनीमिया। तो 8.5 है, दिस फॉल्स अंडर द मॉडरेट अनीमिया कैटेगरी, तो बी राइट आंसर होगा। Next, a pre-eclamptic woman's baby lying with the mother while monitoring the baby's vital sign. He has the low body temperature. What should you do in the situation? एक प्री एक्लेम्शिया में वुमेन है, जब उसकी बॉडी टेम्परेचर देख रहे हैं तो उसका बॉडी टेम्परेचर कम आ रहा है, तो क्या करना है? Cover the baby and check vital after 30 minutes. Punish the mother. Separate the child from the mother and place the child under radiant warmer. बच्चे का टेम्परेचर कम आ रहा है तो पहले हम एकदम से वार्मर के ऊपर नहीं रख देंगे, हम जो है छोटे स्टेप से शुरू करेंगे। अगर उससे फर्क नहीं पड़ा तो हम वार्मर में रखेंगे। मैंने ये 1-2 जगह क्वेश्चन देखा है, इसका आंसर गलत दिया गया है, तो बी केयरफुल। इसका सही आंसर होगा कि कवर करेंगे बेबी को, 30 मिनट के बाद लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि बहुत सीवियर हाइपोथर्मिया है बच्चे को। अगर बहुत सीवियर कहीं पे मेंशन है तो हम सीधा उसको रेडिएंट वार्मर में रखेंगे, लेकिन बहुत सीवियर की बात नहीं है, सिर्फ जो है टेम्परेचर कम बोला गया है, तो उसको हम ढक के अच्छे से और उसके बाद टेम्परेचर दोबारा चेक करेंगे, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग द वजाइनल एग्जामिनेशन? सुपाइन, प्रोन, लेफ्ट लेटरल एंड डोर्सल।
सुपाइन पोजीशन में वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, प्रोन में भी नहीं किया जा सकता, लेफ्ट लेटरल साइड लाइन में भी वजाइना जो है अच्छे से एक्सपोज नहीं होगा। डोर्सल पोजीशन रहेगी। डोर्सल पोजीशन क्या होती है, पेशेंट सीधा लेटा होता है, लेग्स स्लाइटली फ्लेक्स्ड होती हैं और बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ होती है, तो जिससे जो है वजाइनल जो विजुअलाइजेशन है वो प्रॉपर हो सकती है। तो डोर्सल पोजीशन इज द राइट आंसर। Next, the patient is coming to the emergency department after severe bleeding. The charge sister asks the nurse sister to cannulate quickly. Which of the following cannula delivers the highest amount of fluid to prevent shock? एक जो है सीवियर ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आया है, अब कौन सा कैनुला लगाना है। सीवियर ब्लीडिंग है तो ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा और जो हमें फ्लूइड है वो भी लार्ज रेट में देना पड़ेगा, तो हमें ऐसा कैनुला लगाना पड़ेगा जिसका बोर जो है वो मोटा हो, ताकि फ्लूइड या ब्लड प्रोडक्ट जो है वो इजीली जा सके। तो यहाँ 22 गोज जो है ये ब्लू कलर का होता है और बहुत पतला कैनुला होता है, तो ये नहीं लगाएंगे। 20 गोज पिंक कलर का होता है, ये जनरली एंटीबायोटिक्स वगैरह देने के लिए हम ये लगाते हैं, तो ये भी यहाँ नहीं लगेगा। 18 गोज हम लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी मोटा यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो हम 16 गोज पे, जो कि ग्रेन कलर होता है, अदरवाइज 18 गोज भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन उससे बेटर दिया गया है, इसलिए हम डी चुनेंगे। 16 गोज ग्रेन कलर। नेक्स्ट, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुम। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी थी? डोरोथी ओरम, डोरोथी जॉनसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड वर्जीनिया हेंडरसन। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी जो है डोरोथी ओरम ने दी थी। उन्होंने बोला था कि पेशेंट जो है बेटर इम्प्रूव कर सकता है अगर उसको उसकी सेल्फ केयर में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि पेशेंट जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट भी रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाता है, और जो है उसकी जो मोटर एक्टिविटीज है वो भी बढ़ जाती है, तो जो उसकी रेट है ठीक होने की दर है वो बढ़ जाती है। ये सेल्फ केयर कॉन्सेप्ट थ्योरी में उसने बोला था। ये थ्योरी डोरोथी ओरम के द्वारा दी गई थी। ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एपिलेप्सी? एपिलेप्सी फिट्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे प्राइमरी एक्शन क्या रहेगा? टीवी फ्लूइड नहीं है, ये आईवी फ्लूइड्स है। आईवी फ्लूइड, ओपन एयरवे, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। अगर एपिलेप्सी हो रही है तो अगर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, उससे भी पहले जो रहेगा वो ऑप्शन रहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, और कभी भी हम पेशेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, मूवमेंट को बांधते नहीं है, तो ये नहीं होगा। मेडिकेशन भी रहेगा, लेकिन मेडिकेशन से पहले क्या रहेगा? एयरवे ओपनिंग रहेगी। टंग फोल ना करे, टंग बाइट ना करे, तो उसके लिए हम एयरवे जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, एयरवे को ओपन करेंगे, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड RH नेगेटिव बेबी, व्हाट इज द डोज ऑफ एंटी-डी? मदर भी RH नेगेटिव है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आप सीधा 300 mcg टिक करेंगे इसमें, ये सोचते हुए कि ये डोसेज हम देते हैं बेबी की डिलीवरी के टाइम पे, ये नहीं टिक करना है। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि मदर भी RH नेगेटिव है, बच्चा भी RH नेगेटिव है, तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कब देना होता है? अगर जो है मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, उस केस में हमें देने की जरूरत होती है, तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें नहीं देने की जरूरत है। नेक्स्ट, एक्सेसिव ब्लीडिंग इन 1 डे एंटीनेटल वुमेन इज व्हाट टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज हम कब टर्म करते हैं? अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में मोर देन 500 ml, और अगर LSCS सिजेरियन में मोर देन 1000 ml ब्लड जो है लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तब हम बोलते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज है। अगर पोस्टपार्टम हेमरेज पहले 24 घंटे तक हो रही है तो इसको हम टर्म करते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, और अगर ये 24 घंटे से लेके 12 हफ्ते पोस्टपार्टम तक हो रही है, इसको हम टर्म करेंगे सेकेंडरी। यहाँ पे ये फर्स्ट डे है तो 24 घंटे में ही है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज ए। What diet is given to the patient with 4th stage renal failure? रीनल फेलियर है तो कौन सी डाइट देंगे? लो वॉल्यूम हाई कैलोरी, हाई वॉल्यूम हाई कैलोरी, लो वॉल्यूम लो कैलोरी एंड हाई वॉल्यूम लो कैलोरी। यहाँ पे हमें हाई कैलोरी डाइट देनी होगी, लेकिन उसमें क्या है? प्रोटीन, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब की अमाउंट कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ए राइट आंसर रहेगा कि हाई कैलोरी एंड लो वॉल्यूम डाइट। Next, the patient is taking the proper diet prescribed for bulimia nervosa. bulimia nervosa क्या होता है? एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जहाँ पे पेशेंट खा तो लेता है, लेकिन फिर
क्या करता है, पर्जेटिव्स लेके या मुंह में हाथ डाल के वोमिटिंग कर देता है, क्योंकि जो बॉडी इमेज है उसको उसका डर रहता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मोटा हो जाऊंगा। उससे अपोजिट है एनोरेक्सिया, जहाँ पे पेशेंट खाता ही नहीं है। बुलिमिया में ठूस लेगा, खा लेगा, लेकिन उसके बाद जो है वोमिट करेगा पेशेंट। तो यहाँ पे पेशेंट है जिसको प्रॉपर डाइट भी ले रहा है लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 2 hours आफ्टर मील, मेक डाइटरी चेंज, एनकरेज एक्सरसाइज एंड रेफर द पेशेंट टू द थेरेपिस्ट। यहाँ पेशेंट को सिंपली ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट ने जो है खा के कुछ देर के बाद वॉमिटिंग कर दी हो। 2 hours तक ऑब्जर्व करेंगे तो तब तक खाना पच जाएगा, तो जो है जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो ए राइट आंसर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। इस वीडियो पे जो है अपना रिएक्शन दिखाइएगा लाइक कमेंट के जरिए, अगर आपको पसंद आ रही है, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लास्ट की 3 वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं, क्योंकि इनमें आपका सारा पढ़ा लिखा निचोड़ जो है यहाँ पे कवर हो रहा है कम टाइम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।